डिलीवरी ऑफ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स। कई बार जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो हम ब्लॉक ऑफिस को पर्याप्त महत्वपूर्ण या महत्ता नहीं देते हैं। इसलिए हमने एक ब्लॉक टास्क फोर्स का भी गठन किया है और राज्यों को ये अधिकार दिया है कि राज्य की स्थिति के अनुसार इस ब्लॉक टास्क फोर्स को या तो एसडीएम चेयर करें या तहसीलदार चेयर करें या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चेयर करें, और ब्लॉक का भी एक कंट्रोल रूम होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इन सारे मैकेनिज्म्स के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, उनकी मैंडेट क्या है, वो क्या काम करेंगे, तो इसके बारे में सबको स्पष्टता हो, इसके लिए ये लिखित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब इसमें हुआ क्या है, सभी राज्यों ने इन सारे मैकेनिज्म्स का गठन कर लिया है, इनकी बैठकें भी शुरू हो गई हैं। जहां ये मीटिंग्स नहीं हुई हैं वहां स्टेट लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं आज तक हो जाएंगी। जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग्स हैं जहां नहीं हुई हैं वो 12 दिसंबर तक हो जाएंगी और उसके बाद फिर लगातार चलती रहेंगी। दीज आर नॉट वन ऑफ इंटरवेंशंस, सो दीज बॉडीज विल बी मीटिंग रेगुलरली। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये नियमित रूप से बैठक करेंगी। वैसे ही ब्लॉक टास्क फोर्स की जो पहली मीटिंग है वो 15 दिसंबर तक हो जाएगी और उसके बाद फिर वो मीटिंग करते रहेंगे। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन। हम सब जानते हैं कि जो वैक्सीन हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं और इनकी आवश्यकता होती है कि इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। देश में जो वर्तमान में प्रेजेंट कोल्ड चेन सिस्टम है उसमें 85,634 इक्विपमेंट्स हैं। जब हम इक्विपमेंट कहते हैं तो इसमें वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, देन देर आर पैसिव डिवाइसेस which do not require electricity like ice boxes, so on and so forth. There are reefer trucks for transportation of vaccine. तो ऐसे 85,634 इक्विपमेंट देश में अभी मौजूद हैं जो फंक्शनल हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा लगभग 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 28,947। जब हम कोल्ड चेन पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये वो जगह हैं जहां आप वैक्सीन को और सिरिंजेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो करंट कोल्ड चेन है ये केपेबल है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अतिरिक्त एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन स्टोर कर सके, जिसकी ज़रूरत पहले 3 करोड़ लोगों को होगी। इसको ऑगमेंट कैसे कर रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, इस तरह की जो भी अतिरिक्त आवश्यकता राज्यों की है उसका हमने आकलन कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड द नीड फॉर एडिशनल इक्विपमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज एंड वी आर इन द प्रोसेस of procuring and supplying them, and the first supply of such additional equipment would start from 10th of December. अब वैक्सीनेटर्स की बात करते हैं। वर्तमान में देश में 2,40,000 के लगभग 2.39 लाख वैक्सीनेटर्स हैं। ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं। दीज आर ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स अक्रॉस द कंट्री और इनका उपयोग हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया था कि हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम कोविड वैक्सीनेशन करें तो जो सामान्य वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, जो बच्चों का होता है, प्रेग्नेंट महिलाओं का होता है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम इन पूरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें से केवल 1,54,000 ANMs को कोविड वैक्सीनेशन में प्रयोग में लाएंगे। बाकी सब लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। So therefore COVID-19 vaccination drive will have minimal impact on routine health services including routine immunization. Incidentally आप लोगों की जानकारी के लिए हम अपने देश में 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस के लिए इम्यूनाइजेशन करते हैं और 2 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेस हैं जिनके लिए कुछ राज्यों में इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार आज भी हम 13 तरह की वैक्सीन देश में करोड़ों बच्चों और करोड़ों गर्भवती महिलाओं को देते हैं।
उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम कोविड वैक्सीनेशन करेंगे। तो जो अतिरिक्त वैक्सीनेटर्स हैं उनका इंतज़ाम हम राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रिपेयर्डनेस की। एडिशनल प्रोक्योरमेंट फॉर सिरिंजेस एंड नीडल्स, इसका भी आकलन कर लिया गया है, ये भी ऑन ट्रैक है। इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो हमने राज्यों से शेयर कर लिए हैं, फाइनल स्टेजेस में हैं, उनके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसके बाद हम उनको फाइनल करेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सब डिजिटल ट्रेनिंग कंटेंट है, इसको भी फाइनल किया जा रहा है। और डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में बताएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। दैट ब्रिंग्स मी टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक वैक्सीनेशन। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन, COWIN। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप वैक्सीन डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्री डाउनलोड लोग कर पाएंगे। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। यदि मैं वैक्सीनेशन के लिए अपने को रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं इस मोबाइल ऐप पर अपने को रजिस्टर कर पाऊंगा। फिर जहां जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट पर एक टेम्परेचर लॉगर है। ये टेम्परेचर लॉगर उस कोल्ड चेन पॉइंट में क्या टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है और ये रियल टाइम बेसिस पर सेंट्रल सर्वर में ये इंफॉर्मेशन भेजता है कि किसी भी कोल्ड चेन पॉइंट पर, जो देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है, केरला में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है या उत्तराखंड में हो सकता है, वहाँ क्या टेम्परेचर है, क्या बिजली चली गई है वहाँ, इस तरह की जानकारी इससे रियल टाइम बेसिस पर आती है। एक डैशबोर्ड भी है कोविन का जो कि आपको ये दिखाता है, अगर आप इस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं ब्लॉक के लेवल पर या जिले के लेवल पर या राज्य के लेवल पर, तो उस समय की स्थिति क्या है। कोविन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बेनिफिशियरी की ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन सेशन की प्लानिंग और मैनेजमेंट को देखता है। अब मैं बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आप वैक्सीनेशन सेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक दिन में एक ब्लॉक में या एक राज्य में कितने वैक्सीनेशन सेशन होंगे, किन जगहों पर होंगे, कितने बजे से कितने बजे होंगे, उसमें कितने लोग आएंगे, उसमें कौन वैक्सीनेटर होगा, ये सारी जो जानकारी है ये एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल से तैयार की जा सकती है। फिर एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, जैसा मैंने आपको बताया कि लोग चाहें जिनके पास मोबाइल फ़ोन है या कॉमन सर्विस सेंटर, आजकल हर पंचायत के स्तर पर और कई जगह तो एक पंचायत में अनेकों कॉमन सर्विस सेंटर हैं जहां इंटरनेट की सुविधा है, वहां आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बल्क अपलोड ऑफ डाटा कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग डाटाबेस। सपोज देयर इज अ डाटाबेस ऑफ कोमॉर्बिड पीपल and there is another database of beneficiaries of COVID. So this database through API or through some other means can do bulk upload of the COVID beneficiary management platform. Similarly, registration by surveyor. सर्वेयर की संकल्पना जिन लोगों ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को नज़दीक से देखा होगा वो अवगत होंगे। ये बेनिफिशरीज़ को देखते हैं और ये वैक्सीनेटर्स को देखते हैं। वैसे ही एक वैक्सीनेशन मॉड्यूल है जिसमें बेनिफिशियरी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को एक डोज मिली और उसको 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन दैट वी आर यूजिंग, या 21 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है, क्या उसको दोनों डोज मिल गई हैं, ये सारी चीज़ें वैक्सीनेशन स्टेटस ये वैक्सीनेशन मॉड्यूल ट्रैक करता है। बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट, बेनिफिशियरी को एक SMS अलर्ट मिलता है जब वो सेल्फ रजिस्टर हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें QR कोड होता है और बेनिफिशियरी को ये सुविधा होगी कि वो चाहे तो इसको अपने मोबाइल पर रखे, चाहे तो उसका प्रिंट आउट ले ले, चाहे तो उसको डिजी लॉकर में रखे। डिजी लॉकर इंसिडेंटली इज अगेन अ फ्री फैसिलिटी दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑल द बेनिफिशरीज ऑफ कोविन।
देन देर इज़ रिपोर्टिंग मॉड्यूल जिसमें कोविन डैशबोर्ड है, कवरेज और ड्रॉप आउट रिपोर्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वैक्सीन सेशन में वो सारे लोग आ जाएं जिनको आपने आमंत्रित किया है वैक्सीनेट होने के लिए। तो यू नीड टू ट्रैक द ड्रॉप आउट्स ऑल्सो, because they have to be vaccinated in case they want to be vaccinated, because this whole exercise at the end of the day is a voluntary exercise. Sessions planned versus sessions held report, this is also important. आपने एक दिन एक ब्लॉक में या एक जिले में या एक राज्य में कितने सेशन प्लान किए, उसके अगेंस्ट आप कितने कर पाए, यानी जितने आप नहीं कर पाए वो अगले दिन के काम में आपके जुड़ जाएंगे, तो वो भी मॉनिटर होना चाहिए। तो ये उसकी भी मॉनिटरिंग करता है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट स्लाइड। आई एम सॉरी आई टुक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वाज अ नीड to tell people about what the union government is planning in collaboration with the state government. So this is the last slide. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और सस्टेन्ड कम्युनिकेशन किया जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। गुड कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ पीपल इज़ क्रूशियल। ये बीमारी नहीं है, ये वैक्सीन नया है, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को समय पर ठीक जानकारी दी जाए, उसमें आपकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। लोगों को पर्याप्त समय पूर्व ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वैक्सीनेशन का प्लान क्या है, कितने सेशन होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, एक दिन कितने लोगों को टीका लगेगा, इस प्रकार की बातें। प्रिपेयर पीपल टू एक्सेप्ट सम एडवर्स इफेक्ट्स एज हैपन विद ऑल वैक्सीन्स। आज भी जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि दशकों से हम वही टीके लगा रहे हैं, बीसीजी, टिटेनस टॉक्साइड, पोलियो ड्रॉप्स, वहाँ भी आज इतने बरसों के बाद भी एडवर्स इवेंट होते हैं। तो इसलिए लोगों को बताना जरूरी है कि किसी भी वैक्सीनेशन में एडवर्स इवेंट्स होंगे, लेकिन उनसे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है, तो चैलेंजेस क्या हैं इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जो भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित द्वारा किया जाएगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाएं, शंकाएं व्यक्त की जाएं, एंटी वैक्सीन लॉबी भी कार्य करे, कुछ इस प्रकार की भी अफवाहें फैलें कि गुणवत्ता वैक्सीन की प्रश्न चिन्ह है, उसकी जो सेफ्टी है या सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह है, उसका जो प्रभावीपन है, एफिकेसी, उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये आवश्यक है कि तत्काल इन सब चीज़ों के बारे में सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ये मेरी अंतिम स्लाइड थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंबर हेल्थ नीति आयोग से सर इनिशियल रिमार्क्स, देन वी कैन टेक सम। तो आप वैक्सीन डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्री डाउनलोड लोग कर पाएंगे। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। यदि मैं वैक्सीनेशन के लिए अपने को रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं इस मोबाइल ऐप पर अपने को रजिस्टर कर पाऊंगा। फिर जहां जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट पर एक टेम्परेचर लॉगर है। ये टेम्परेचर लॉगर उस कोल्ड चेन पॉइंट में क्या टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है और ये रियल टाइम बेसिस पर सेंट्रल सर्वर में ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि किसी भी कोल्ड चेन पॉइंट पर, जो देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है, केरला में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है या उत्तराखंड में हो सकता है, वहाँ क्या टेम्परेचर है, क्या बिजली चली गई है वहाँ, इस तरह की जानकारी इससे रियल टाइम बेसिस पर आती है। एक जब हम कोविड वैक्सीनेशन करेंगे तो जो अतिरिक्त वैक्सीनेटर्स हैं उनका इंतज़ाम हम राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रिपेयर्डनेस की। एडिशनल प्रोक्योरमेंट फॉर सिरिंजेस एंड नीडल्स, इसका भी आकलन कर लिया गया है, ये भी ऑन ट्रैक है। इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो हमने राज्यों से शेयर कर लिए हैं, फाइनल स्टेजेस में हैं, उनके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसके बाद हम उनको फाइनल करेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सब डिजिटल ट्रेनिंग कंटेंट है, इसको भी फाइनल किया जा रहा है। और डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में बताएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। दैट ब्रिंग्स मी टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक वैक्सीनेशन।
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन, COWIN। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको सामान्य वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है जो बच्चों का होता है, प्रेग्नेंट महिलाओं का होता है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम इन पूरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें से केवल 1,54,000 ANMs को कोविड वैक्सीनेशन में प्रयोग में लाएंगे। बाकी सब लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। So therefore, COVID-19 vaccination drive will have minimal impact on routine health services, including routine immunization. Incidentally, आप लोगों की जानकारी के लिए हम अपने देश में 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ के लिए इम्यूनाइजेशन करते हैं और 2 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं जिनके लिए कुछ राज्यों में इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार आज भी हम 13 तरह की वैक्सीन देश में करोड़ों बच्चों और करोड़ों गर्भवती महिलाओं को देते हैं, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको ऑगमेंट कैसे कर रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, इस तरह की जो भी अतिरिक्त आवश्यकता राज्यों की है उसका हमने आकलन कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड द नीड for additional equipments of the state governments and UTs, and we are in the process of procuring and supplying them, and the first supply of such additional equipment would start from 10th of December. अब वैक्सीनेटर्स की बात करते हैं। वर्तमान में देश में 2,40,000 के लगभग 2.39 लाख वैक्सीनेटर्स हैं। ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं। दीज आर ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स अक्रॉस द कंट्री और इनका उपयोग हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया था कि हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम कोविड वैक्सीनेशन करें तो जो The first fact that we must appreciate is that not all countries' regulatory framework or the set of rules and acts that they have make mention of the phrase emergency use authorization. So simply the fact that this phrase is not used in the national regulatory framework of any country does not mean that that specific country does not have a enabling provision to accord a approval which is early and which is distinct from a regular market approval. So that is fact number one. Fact number two, India's regulatory framework has a specific, I am again repeating, has a specific provision for grant of emergency use authorization, although this phrase is not used. So what is that specific legal framework? It is the New Drugs and Clinical Trial Rules 2019, and it clearly specifies that under specific special situations which are mentioned in that rule, relaxation, abbreviation, omission or deferment of data, including local clinical trial data, may be considered for approval. This is our law. Similarly, other countries also have a law. Second part of your question, timelines. This is a question which should be addressed to the national regulator. It is in national regulator's domain, and as the Union Ministry of Health, we refrain from interfering in the domain of the regulator. Dr. Bhargav, would you want to give an overview of other countries? I think the most important point is that our National Regulatory Authority, or the NRA, is really respected the world over as being one of the most robust organizations, following all scientific processes and all timelines as well. Now, if you look at various countries, and they have used synonymous phrases for different approval processes. You can call immunization program. It basically means that these are events where large-scale logistics management is done over a compressed timeline. So therefore, that is the first lesson. How do you deliver
vaccine to a large number of people in a smooth manner over a limited period of time. So that is one. The second is that you need to monitor all events as they happen on a real-time basis and take whatever rectification measures or supportive measures you need to take. So that is another issue that both these examples have taught us. Timely action to support our field staff who are actually giving the vaccination. And third point is that in universal immunization program, we have developed a very robust system of adverse event monitoring. Who would monitor? Who would report? In what format would such reporting be done? What would be the follow-up action initiated on such reports? So all these experiences that we have gained over the last few decades will be utilized. And in terms of the election in particular, the experience and the practice is extremely reassuring because the process is very orderly. There is an SOP, the people come, they wait, election process is instituted, you go away. So there are lessons there as to how to conduct that activity for a finite number of individuals who have to come on that particular day for a particular activity right into the hinterland of India. And that organizational structure as well as the highly operational and successful SOPs can be aligned with